पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी 1 महीने का। विंग तुरंत वहाँ से उठ के जाना चाहता था, लेकिन उसके हाथ में ड्रिप चढ़ा हुआ था तो वो वहाँ से उठ नहीं सकता था। विंग चीख चीख कर रोने लगा। विंग अपने आप को समझा नहीं पा रहा था। बचपन से ही विंग को बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूट लगते थे। जब विंग को पता चला था पहली बार कि वो एक ओमेगा है, तब वो बस अपने लिए एक अच्छा सा अल्फ़ा और एक बच्चा चाहता था। विंग अपना अल्फ़ा और अपने बच्चे के साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करता था, लेकिन वो हैप्पी फैमिली विंग को कभी भी नहीं मिला। और अब जब विंग को इस तरह से पता चल रहा है कि विंग प्रेग्नेंट है, तो उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। उसे इस बात से डिस्गस्ट फील हो रहा था कि उस इंसान का बच्चा विंग के पेट में है। विंग उस इंसान के नफरत और ज़बरदस्ती का निशान अपने पेट पे कैरी कर रहा था। उसे ये फील करके डिस्गस्ट फील हो रहा था। वो बस इस बच्चे को किसी भी तरह से अपने आप से दूर करना चाहता था। विंग अपने होश व आवाज़ में नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो चीख के कहता है कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए, निकालो उस बच्चे को उसके अंदर से कोई। वो इस बच्चे को अपने साथ 1 मिनट भी नहीं रहने देना चाहता। वो नफ़रत करता है इस बच्चे से। इस बच्चे का वजूद से विंग नफ़रत करता है। विंग अपने पेट को पकड़ के विंग अपने पेट को दबाने लगा। तभी विंग का उल्फ सुवियन अंदर से ग्रोल कर उठा। जब सुवियन को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, सुवियन बहुत खुश था, लेकिन विंग के ऐसे एक्शन से सुवियन अपने बच्चे के लिए प्रोटेक्टिव हो गया। सुवियन विंग से माइंड लिंक करते हुए कहा कि अगर विंग ने इस बच्चे को ज़रा सा भी हार्म पहुंचाने की कोशिश किया तो सुवियन विंग को नहीं छोड़ेगा। सुवियन के बातों से विंग को और ज़्यादा गुस्सा आया। विंग ने सुवियन से माइंड लिंक करते हुए कहा कि आखिर वो एक धोखेबाज का निशानी अपने साथ कैसे रख सकता है। सुवियन को चाहे इस बात से फ़र्क पड़े या फिर ना पड़े, लेकिन विंग को फ़र्क पड़ता है। विंग अपने साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ था उसका निशानी वो ऐसे लेके नहीं घूम सकता। सुवियन ने विंग को बार बार वार्न किया कि अगर विंग कुछ करेगा इस बच्चे के साथ तो सुवियन विंग को एक पल के लिए भी माफ़ नहीं करेगा। सुवियन के इस बातों से विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। विंग सुवियन से कहता है कि सुवियन को ऐसा कहने का कोई हक नहीं, क्योंकि आज विंग के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सुवियन की वजह से। ना ही सुवियन अपने मेट के ऊपर इतना भरोसा करता और ना ही विंग को इतने दुख तकलीफ झेलना पड़ता, उसे धोखा खाना पड़ता। विंग अंदर से पूरी तरह से टूट गया था। सुवियन अभी भी उसे वार्न कर रहा था। इस बात से विंग बिल्कुल आग बबूला हो गया। उसने सुवियन से कहा कि सुवियन कुछ करे इससे पहले विंग सुवियन को नहीं छोड़ेगा। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहा है। वो तुरंत अपने हाथों से तारों को छीनने लगा। जो ड्रिप सेट विंग को चढ़ाया गया था वो विंग ने एक झटके से अपने हाथों से खींच के निकाल दिया। विंग बिल्कुल पागल जैसा बिहेव कर रहा था। विंग के हाथों से खून की नदियाँ बहने लगे। विंग के सीजे तुरंत विंग को हग कर लिया। विंग अपने सीजे के कंधों पे अपना मुंह रख के जोर जोर से रोने लगा और कहा कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए। उसने आज तक बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब वो कुछ और नहीं सहेगा। वो किसी के ऐसे मनमानी नहीं सहेगा। वो खुद डिसाइड करना चाहता है कि वो इस बच्चे को रखे या फिर ना रहे, क्योंकि उस बच्चे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ विंग का अधिकार था। विंग के पेट में था वो बच्चा। इसका मतलब डिसीजन भी विंग का होने वाला था, ना कि सुवियन का। डॉक्टर जाके विंग के हाथों को पकड़ के उसके ब्लड को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग उसे अपने आप को टच करने ही नहीं दे रहा था। विंग बस अपने सीजे के गोद में अपने फेस को रखकर अपने हाथ पैरों को झटक रहा था ताकि कोई उसके पास ना आए। डॉक्टर तुरंत उसके हाथों को कस के पकड़ लेते हैं और अपने थंब से उसके ब्लड को रोकने की कोशिश करता है। मैडम ये बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। वो खड़े होकर रो रही थी। उसे बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। डॉक्टर ने मैडम यू की तरफ देखा और इशारा किया कि सब कुछ ठीक है, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैडम यू को तभी उस डॉक्टर की बातें याद आया जब वो लोग चाइना में थे और विंग बहुत ज़्यादा टूट चुका था। विंग बीमार हो चुका था, किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। तब वहाँ के डॉक्टर ने कहा था कि विंग बस अपने सेल में अपने आप को बंद कर लिया है। उसे अपने इमोशन को बाहर निकलना होगा, चाहे वो खुलकर किसी के साथ बात करना हो या फिर खुलकर रोना हो। जब विंग दोनों में से कोई एक भी करेगा तब विंग अपने आप ही नॉर्मल होने लगेगा। लेकिन मैडम यू ने तब पूछा था कि लेकिन डॉक्टर, विंग हर रात को रोता है। उसे डरावने नाइटमेयर्स आते हैं जिसके बाद वो पूरी तरह से रोता है। कभी कभी तो हमें पता है कि वो कमरे में जाकर खुद पर खुद रोता है, हमें दिखाता नहीं पर वो रोता है। डॉक्टर ने कहा था कि जब तक वो किसी के साथ खुल के बातें नहीं करता, किसी से अपना तकलीफ़ शेयर नहीं करता, तब तक उसका ये प्रॉब्लम नहीं जाएगा।
बहुत दिन से विंग ने अपने सारे इमोशंस को अपने अंदर दबाए रखा था। जब तक विंग अपने अंदर से सारे इमोशंस को बाहर नहीं निकालेगा तब तक विंग ठीक नहीं हो सकता था। आज मैडम यू को उस डॉक्टर के बात को बार बार याद आ रहा था। वो बस बेबस होकर अपने बच्चे को रोते हुए देख रही थी। कुछ देर रोने के बाद विंग शांत हो गया। जब डॉक्टर को लगा कि विंग इनफ रो लिया, अब अगर विंग इससे ज़्यादा रोया तो वो उसके बच्चे को हार्म कर सकता है, तब डॉक्टर ने नर्स से कह के विंग के ट्रिप में स्लीपिंग इंजेक्शन डाल दिया। विंग को फिर से कैनोला लगाया गया और अब विंग शांति से अपने बेड पर सो रहा था। विंग के सो जाने के बाद मैडम यू डॉक्टर के साथ बात कर रही थी। मैडम यू ने कहा कि अगर विंग इस बच्चे को नहीं रखना चाहता तो क्या कोई रास्ता है कि हम इस बच्चे को अबॉर्ट कर दें। तब डॉक्टर ने कहा कि अब तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अभी 1 मंथ गुजर गए हैं और अभी सिर्फ बच्चे को बाहर आने में 2 ही मंथ थे। अब तक तो विंग का बेली बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका था और अगर इस स्टेज में बच्चे को कुछ किया जाए तो ये विंग के बॉडी के साथ पूरा छेड़खानी करना होगा, क्योंकि विंग एक तो पहले से ही कमज़ोर था और दूसरी तरफ वो प्रेग्नेंट था। अगर उसके बॉडी के साथ ऐसा कुछ छेड़खानी किया जाए तो उसका ज़िंदा रहने का चांसेस भी कम हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा कि उन लोगों को विंग को किसी भी तरह से समझाना होगा कि ये बेबी उसके लिए कितना ज़रूरी है। उन्हें विंग को समझाना होगा और उसे वक्त देना होगा ताकि वो बेबी को धीरे धीरे एडमिट कर ले। डॉक्टर की बातों को सुन के मैडम ये पूरी तरह से अंदर से टूट गई थी। वो बस जोर जोर से रोना चाहती थी, लेकिन वहाँ नहीं, क्योंकि वहाँ एक तो विंग सोया हुआ है और दूसरी तरफ यानली थी जो कि अपने आंसू भरे आंखों से विंग के सिर पर हाथ फैला रही थी और उसके बालों को सहला रही थी। मैडम यू को लगा कि अगर वो इस वक्त टूट गई तो यानली को कौन संभालेगा। यानली, जियांग चैंग और जियांग फैंगमियान सारे लोग अपने आप को किसी भी तरह से इन दिनों संभाले हुए थे। अगर मैडम यू से टूट जाएगी तो उन लोगों को कौन संभालेगा। इसलिए मैडम यू यानली को विंग के पास रहने के लिए कहा और तुरंत वो कार लेके अपने विंग मेंशन के लिए निकल गए। घर पे आके मैडम यू बेचैन होकर सोफे पे बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। मैडम यू को ऐसे स्टेट में देखकर सर्वेंट दौड़ के आई और पूछा कि आखिर मालकिन को क्या हुआ। मैडम यू ने कहा कि कुछ नहीं और वो जाके विंग के लिए खाना प्रिपेयर करे। विंग अभी हॉस्पिटल में है, वो कुछ देर बाद विंग के लिए खाना लेके जाएगी। उन लोगों के फैमिली में जो सर्वेंट थे वो भी उन लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच थे। वो उन लोगों को अपने फैमिली मेम्बर की तरह ही ट्रीट करते थे और उन लोगों को विंग के बारे में सब कुछ पता था, इसीलिए उन लोगों से छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तभी वो सर्वेंट दौड़ के जाके किचन से मैडम यू को पानी ला के देती है। मैडम यू पानी का एक सिप पीती है और फिर जोर जोर से उस सर्वेंट को हक करके रोने लगती है। थोड़ी देर बाद मैडम यू जब अपने मन को हल्का कर लेती है तब वो सर्वेंट से कहता है कि वो किचन से जाके खाना बनाए और गुस्से में मैडम यू अपना फ़ोन निकालती है और किसी को फ़ोन लगाती है। मैडम यू को नहीं पता था कि उसने गुस्से गुस्से में क्या कर दिया है। वो तुरंत मैडम लैन को फ़ोन लगाती है और कहती है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ये सारे सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ से जब मैडम लैन ने कॉल उठाया, मैडम यू तब अपने होश में नहीं थी। वो जोर जोर से मैडम लैन को गालियाँ देने लगी। मैडम लैन पहले तो हक्का बक्का रह गई कि आखिर ये उसे गाली क्यों दे रहा है। फिर उसे पता चला कि ये ज़रूर विंग की वजह से है। तभी मैडम लैन शांत होते हुए कहा कि ये वो आखिर बात क्या है। तभी मैडम यू गुस्से से कहा, शांति मिल गई तुम्हारे दिल को मेरे बच्चों की खुशी को बर्बाद करके। तुम्हें पता है ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, आज मेरे बच्चे के इस हालत के ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अगर तुम उस दिन जिद नहीं करती तो वो शादी कभी नहीं होता। वो शादी सिर्फ और सिर्फ तुमने कराया था, तुमने ज़िम्मेदारी लिया था कि तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखोगी। मैं अपने बच्चे को तुम्हारी भरोसे छोड़ के आई थी और तुमने और तुम्हारे बेटे ने मिलकर क्या किया। तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है कि मेरा बच्चा किस दौर से गुजर रहा है। मैं अपने बच्चे को अपना मुँह भी नहीं दिखा पा रही हूँ। मैं अपने बच्चे के सामने इतना गिल्टी फील कर रही हूँ कि मुझे अपने बच्चे के पास जाने में भी शर्म आ रहा है। मैडम लैन ने कहा, हाँ मैंने कराया था लेकिन दोनों मेट थे इसलिए। मैडम यू ने रोते हुए कहा, मेट मेट मेट, इसी मेट के वजह से आज मेरा बेटा ऐसे हालत में है जहाँ वो ना जी सकता है और ना ही चैन से मर सकता है।
आखिर जब तुम्हें पहले से ही पता था कि तुम्हारे बेटे का दूसरे लड़की के साथ अफेयर है, तो फिर तुमने मेरे बेटे को अपने बेटे के लिए क्यों चुना? क्यों तुमने हमें पहले नहीं बताया कि? ये बोलकर मैडम यू जोर जोर से रोने लगी। मैडम लन ने कहा, यू मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैं इस सब का जर हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि उसके साथ कुछ ऐसा होगा। मुझे भी अपने बेटे के एक्शन पर शर्म आ रहा है। मुझे अपने आप को मार देने का दिल कर रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं भी एक माँ हूँ। आसियान को पहली बार देखते ही मुझे पसंद आ गया था, और जब मुझे पता चला कि मेरा बेटा और वो दोनों मेट है, तो मुझे एक उम्मीद की किरण दिखा था कि वो शायद मेरे बेटे की ज़िंदगी में आएगा तो मेरा बेटा सुधर जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था यू, मैं सच कहती हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैडम लन फिर से रोते हुए कहा, सारे फसाद की जड़ तुम हो और तुम्हारा वो बेटा है। तुम दोनों ने मिलके मेरे बेटे की ज़िंदगी को नर्क बना दिया है। उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है, इतना ज़्यादा नफ़रत भर दिया है उसके दिल में कि वो आज जो खुद के बच्चे को हार्म करना चाहता है। जो बच्चा नफ़रत का कुछ भी नहीं जानता था, उस बच्चे के दिल में आज अपने ही बच्चे के लिए नफ़रत है। मैं कैसे सहूँ लैन, मैं कैसे सहूँ? मैडम लैन को मैडम यू के बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कांपते हुए आवाज़ में कहा, क्या आसियान प्रेग्नेंट है? मैडम यू ने कहा, हाँ वो प्रेग्नेंट है और उस बच्चे को मारना चाहता है, लेकिन अगर वो उस बच्चे को अबॉर्ट करने की कोशिश करेगा तो वो खुद भी नहीं बचेगा। तुम समझ सकते हो कि एक माँ के दिल पे क्या बीतेगी। मैंने अपने बच्चे को अपने सामने टूटता हुआ देखा है। एक टूटते हुए बच्चे को मैंने अपने इन दोनों हाथों से संभाला है, लेकिन आज मैं बेबस हूँ लैन, बेबस हूँ। मुझे लगता है कि जितने भी दौलत शोहरत हमने कमाया है, सब कुछ चीज़ें वेस्ट है। तुम्हारे उस बेटे को कहना कि वो मुझे कभी भी ना दिखे। अगर वो मुझे कभी भी दिख गया तो मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। अपने बेटे को वार्न कर देना, अगर वो जीना चाहता है तो वे फैमिली और हमारे आंखों से दूर रहे। ये कहकर मैडम यू फ़ोन को काट देती है। उसे खुद ही नहीं पता था कि उसने मैडम लैन को क्यों फ़ोन किया। जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कर दिया, पूरी तरह से डर जाती है और डरते डरते जियांग फैमियान को फ़ोन लगाती है और सब कुछ जियांग फैमियान को बताता है कि क्या हुआ। मैडम यू डरते डरते कहता है कि फैमिया, मुझे नहीं पता था कि मैंने उसे कैसे फ़ोन कर दिया। अगर उस वांग जी को पता चल गया तो, अगर वो इस बच्चे के पीछे पड़ गया तो, अगर वो इस बच्चे को ले जाना चाहेगा तो हम क्या करेंगे? कुछ करो फैमियान, कुछ करो। मैं अपने बच्चे को ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकता। माना कि वो आज इस बच्चे के लेने के अगेंस्ट है, लेकिन कल वो इस बच्चा ही उसका जीने का सहारा बनेगा। यही बच्चे कल उसको उसका हैप्पीनेस लौटा देगा। जियांग फैंगमियान मैडम ही को शांत कराता है और उसे कहता है कि वो लोग कल ही साउथ कोरिया के लिए निकल रहे हैं। दूसरी तरफ वांग जी, जो कि अपने हिल स्टेशन के मैंसन में वांग फे के साथ रह रहा था, कुछ दिनों से उसका तबीयत कुछ बिगड़ा बिगड़ा हुआ सा लग रहा था। वो कुछ खा ही नहीं पा रहा था। जब भी वो कुछ खाने की कोशिश कर रहा था, खाने की स्मेल से ही उसे वॉमिटिंग फील हो रहा था। कई दिनों से उसने अच्छे से कुछ नहीं खाया, यहाँ तक कि उसका मूड स्विंग लड़कियों की तरह दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था। एक पल में वो खुश होता था तो दूसरी पल में वो रोने लग जाता था, तो तीसरी पल में वो गुस्सा करता था। वांग फे को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वांग जी के साथ दिक्कत क्या है। अब वांग फे वांग जी से चिढ़ने लगी थी, क्योंकि वांग जी वांग फे को कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही इग्नोर करने लगा था। वांग जी सोचता है कि उसके साथ कोई हेल्थ इशू हो गया है या फिर उसे कोई एलर्जी वगैरह हो गया है, लेकिन जब वो डॉक्टर को दिखाता है तो सारे रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर कहता है कि उसके शरीर में कोई भी दिक्कत नहीं है, वो पूरी तरह से हेल्दी है। लेकिन फिर भी अभी तक 1 महीना हो गया, उसका वो वॉमिटिंग और मूड स्विंग्स जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ तक कि उसे कभी कभी विंग का याद आता था। उसे लग रहा था कि उसका उल्फ विंग के लिए क्रेविंग करता था। वो बस विंग को छूना चाहता था, उसे देखना चाहता था। 2 हफ्ते पहले उस मॉल में वांग फे के साथ वो लास्ट बार विंग से मिला था। उसके बाद विंग्स मानो उसकी नज़र से ही हट गया। उसने पता लगाने की कोशिश तो किया है। वो अपने आप को ये समझाता था हर बार कि ये सिर्फ बेचन के वजह से है, जो कि उसका उल्फ है। उसका उल्फ विंग के देखने के लिए छटपटा रहा था, इसीलिए वो विंग का तलाश कर रहा था। लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि विंग कहाँ गया। विंग के बारे में वो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहा था। उस दिन विंग के साथ डिवोर्स के बाद वांग जी फे को लेकर अपने मेंशन गया था।
तब फे उसके साथ उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे पता था कि जब फे ने एक बार ठान लिया है तो वह नहीं मानेगी। इसीलिए उस वांगजी को फे को डाइवर्ट करने का रास्ता पता था। इसलिए वांगजी ने फे को कहा कि चलो शॉपिंग पर चलते हैं, जिसके खुशी में फे वांगजी के ऊपर से उठ गया और खुशी से वांगजी के साथ शॉपिंग कर चले गए। उसी दिन वांगजी विंग को लास्ट बार के लिए देखा था। उसके बाद से वांगजी और फे का रिश्ता कुछ अजीब सा हो गया था। वही विंग जब उन दोनों के साथ था तब वांगजी विंग के सामने भी फे के साथ इंटीमेट हो जाता था, लेकिन जब से विंग और उसका डिवोर्स हुआ है उसके बाद वांगजी मानो फे को टच ही नहीं कर पा रहा था। जब भी वो फे के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता उसे पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन कभी भी नहीं मिलता था। उसे हर वक्त विंग का फेस याद आता था और वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पाता था, जिस बात से फे बहुत ज़्यादा नाराज़ था वांगजी से। उसके बाद वांगजी ने सोच लिया था कि जब भी उसका तबीयत सही होगा वो फे के साथ अपने रिश्ते को नई तरह से शुरुआत करेगा, लेकिन उसका तबीयत था कि वो और भी ज़्यादा बिगड़ते जा रहा था। इन 2 हफ्तों में वांगजी को ऐसा लगा था कि वो शायद अंदर से मर ही जाएगा इस मूड स्विंग और वोमिटिंग के चक्कर में। उधर हॉस्पिटल में विंग को जब होश आता है, उसने जब आंखें खोला तो उसने देखा कि उसके मदर और उसके सीजे उसके बाजू में बैठा है। विंग पूरा एक दिन से सो रहा था। विंग को पिछले दिन का फ्लैशबैक याद आ रहा था कि डॉक्टर ने उसे क्या बोला था और उसके बाद विंग ने क्या किया था। तभी वो बेड से तुरंत उठ के बैठता है और अपने माँ से पूछता है, मदर, क्या सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ? मैडम यू को नहीं पता था कि वो आखिर विंग को जवाब कैसे दे इस बात का। उन्होंने बस सिंपली हाँ में हिला दिया। यानली डर गई थी कि विंग शायद इस बार फिर से अपने आप को कुछ कर लेगा, इसीलिए वो तुरंत विंग के बाजू में बैठ के विंग के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से लेकर सहलाने लगी। लेकिन विंग इस बात वैसे कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। विंग इस बात पूरी तरह से शांत था। विंग ने अपने सीजे की तरफ देखा और पूछा, सीजे, क्या मैं कभी एक अच्छी माँ बन पाऊँगा? वहाँ पर लुहान विंग के कुछ दोस्त भी आए हुए थे। वो लोग मैडम यू के बाजू में ही बैठे थे। विंग पहले उन लोगों की तरफ नहीं देखा, लेकिन विंग के इस बातों से सभी हैरान हो गए। सभी लोग सोच रहे थे कि विंग शायद फिर से उठकर फिर से ऐसा कोई हरकत करेगा या फिर बेबी को अबॉर्ट करने के लिए कहेगा, लेकिन विंग वैसा कुछ भी ना करते हुए सीधा पूछा कि क्या वो एक अच्छे मदर बन पाएगा। इससे पहले कि कोई कुछ कहे, विंग के बातों को सुनकर लुहान तभी विंग के पास गया और कहा, बिल्कुल, मेरा दोस्त एक अच्छे मादर बनेगा। हाँ, लेकिन मैं तुमसे भी ज़्यादा अच्छा अंकल ज़रूर बनूंगा। हाँ, ये कहकर लुहान विंग को टीज़ करने लगा। लुहान के टीजिंग से विंग ने मुस्कुराया और अपने बेली की तरफ देखा और अपने बेली पे अपने हाथों को फहराया। विंग जब होश में आ रहा था तभी मैडम ने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया था और अब डॉक्टर विंग के रूम में आते हुए कहता है, हाँ, तुम बहुत अच्छे फादर बनोगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ टेस्ट करना पड़ेगा तुम्हारा। विंग ने पूछा, टेस्ट? डॉक्टर ने कहा, हाँ, टेस्ट। तुम्हें पता है कि तुम जन्म से पहले अपने बच्चे को देख सकते हो? विंग ने अमेज होकर डॉक्टर से पूछने लगा, क्या सच में मैं देख सकता हूँ अपने बच्चे को? डॉक्टर ने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले हमें तुम्हारे अल्ट्रासोनोग्राफी करना पड़ेगा। विंग ने कहा, तो करो ना। डॉक्टर ने कहा, हाँ करूँगा, लेकिन अभी इधर नहीं। अपने बच्चे के आने की खुशी में इतना उतावला हो रहे हो तुम। उसके लिए कुछ प्रोसीजर है, पहले हमें वो प्रोसीजर तो करने दो, फिर तुम्हें अपना बच्चा हम दिखाएंगे। ये कहकर वो डॉक्टर नर्स को ऑर्डर दिया कि वो विंग को रेडी करे और वहाँ से बाहर निकलने लगा। मैडम यूँ डॉक्टर के पीछे पीछे गई और मैं डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर, अभी वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? कल तो वो इस बच्चे को नहीं रखना चाहता था ना, फिर आज अचानक से ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? डॉक्टर ने स्माइल किया और कहा, देखिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब वो बहुत डरा हुआ था, सहमा हुआ था। उसने अपने अंदर काफ़ी कुछ दबाए हुए था, जो कि कल रात उसके रोने से लेकर सब कुछ निकल गया है। कल रात उसने अपने पूरे इमोशन को अपने अंदर से बाहर निकाल दिया, इसीलिए आज वो ऐसा बिहेव कर रहा है। ये नॉर्मल है। आप लोगों को बस उसको ये फील कराना है कि वो कितना स्पेशल है और उसका चाइल्ड कितना स्पेशल है। बाकी काम वक्त खुद ही कर देगा। ये कह के वो डॉक्टर वहाँ से चला गया। मैडम यू रूम पे आकर देखा कि लुहान और उसके दोस्त विंग को टीज कर रहे थे और कोई तो उसको बेली को सहला रहा था। लोगों के टीजिंग को सुनकर विंग के चीक पिंक हो गया था। मैडम यू मन में कहा, यही तो है मेरा बच्चा, मेरा भोला भाला विंग। दरअसल विंग बचपन से ही वैसा ही था। वो किसी भी बात को अपने मन में नहीं रखता था। वो बस अपने मस्ती में खुलकर जीना पसंद करता था, लेकिन उस हादसे ने उसे ऐसा बना दिया था
कि वो किसी से कुछ शेयर ही नहीं कर पाता था। लेकिन कल रात जब उसने रोया तब उसके सारे इमोशन बाहर निकल गए। और तो और विंग ने कई दिन बाद अच्छे से सो पाया था उस स्लीपिंग मेडिसिन की वजह से, इसीलिए विंग का दिमाग अब शांत था। विंग नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहा था जैसा एक ओमेगा करता है अपने प्रेगनेंसी का न्यूज़ सुन के। नर्स विंग को डॉक्टर के केबिन पे लेके आया था और अभी विंग का अल्ट्रासोनोग्राफी चल रहा था। विंग को स्क्रीन पर उसके बच्चे को दिखाया जा रहा था, जिसका हाथ पैर लगभग बन चुका था, जो बिल्कुल दिखने में अजीब सा था। विंग ने पूछा डॉक्टर से, क्या सच में ये मेरा बेबी है? डॉक्टर ने कहा, हाँ बिल्कुल ये तुम्हारा बेबी है। विंग एक्साइट हो गया। एक्साइटमेंट में वो ज़ोर से चीखने लगा। डॉक्टर ने कहा, क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों चीख रहे हो? विंग कहता है, क्या सच में ये मेरे बेबी है? क्या सच में ये मेरे बेली के अंदर है? ओ गॉड, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये मेरा बेबी है। विंग बिल्कुल अपने बच्चे को देखकर अमेज़्ड हो गया था। वो अपने सीजर से कहता है, सीजर देखो ना, ये कितना छोटू सा है ना। तभी विंग के मदर कहता है, हाँ आसियान भी बिल्कुल वैसा ही छोटू सा ही था, और अब देखो आसियान कितना बड़ा हो गया है कि अब वो खुद माँ बनने वाला है। ये कह के मैडम यू के आंखों से आंसू निकल गया। वो बस खुशी का आंसू था। विंग अपने माँ को अपने पास बुलाया और हक कर लिया और कहा, रो मत मम्मा, अभी बेबी देखेगा तो क्या सोचेगा। मैडम यू विंग के कान को पकड़ते हुए कहता है, अच्छा तुम्हें अब बेबी आया नहीं, अब से तुम उसके तरफदारी करने लगे? बेबी आने के बाद तो तुम हमें भूल ही जाओगे। विंग अपने माँ को हक करते हुए कहता है, मम्मा चाहे एक बेबी क्या 10 बेबी आ जाए, लेकिन आसियान अपने मम्मा को कभी भी नहीं भूल सकता। आसियान अभी 4 साल का ही है उसके मम्मा के लिए, है ना? ये कह के आसियान ने अपने मम्मा के गालों पर किस कर दिया। मैडम यूँ बहुत खुश थी अपने बेटे को ऐसे हालत में देखकर। दूसरी तरफ रॉयल मेंशन में जब मैडम लैन को पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है, तब वो एक पल के लिए अपना फ़ोन उठाया और वांग जी को कॉल करने गई। लेकिन तब भी उसे समझ आया कि वांग जी ने विंग के साथ क्या किया है, और वांग जी तो ऐसी खुशखबरी डिज़र्व भी नहीं करता। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो वांग जी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। वो बस उस दिन को सोचने लगा कि कैसे उसने उन दोनों के लाइफ को बर्बाद कर दिया है। मैडम लैन को लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये उसकी ही गलती था कि उसने उस शादी को कराने में इतना जल्दबाजी किया। दरअसल मैडम लैन के दोनों बच्चे थे, दोनों ही अल्फा थे। पहला था लैन सिचन और दूसरा था लान वांग जी। पहले से ही तय हो चुका था कि लैन सिचन पैक का और होने वाला किंग बनेगा, लेकिन एक दिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया था। सिचन को उसका मेट मिल चुका था। दोनों एक दूसरे से गहरे प्यार में थे। दोनों तो कुछ दिन बाद शादी भी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले सिचन को पता चला कि उसके मेट का अभी 3rd स्टेज का कैंसर चल रहा था और उसे कुछ भी करके बचाया नहीं जा सकता था। फाइनली सिचन के मेट चल बसे। उसके मेट के गुजरने के बाद सिचन पूरी तरह से टूट गया था। वो अपने आप को सिक्लूजन में डाल दिया था। सिचन अपने आप में ही गुम रहता, वो किसी के साथ बातचीत भी नहीं करता था। यहाँ तक कि सिचन ने तो ये भी इनकार कर दिया था कि वो इस पैक का होने वाला किंग नहीं बनेगा। वो बस अपने तरीके से अपने मेट के यादों के साथ अपने जीवन को बिता देना चाहता है। मैडम लैन को सिचन का ये हालत मैडम लैन से और देखा नहीं गया। मैडम लैन ने डिसाइड किया कि सिचन को उसके सिक्लूजन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्लैन में एक बड़ा सा पार्टी रखेगा। प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने पैक में एक बड़ा सा पार्टी दिया, जहाँ पैक के सारे मेंबर्स इनवाइटेड थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इनवाइटेड थे। मैडम यू और मैडम लैन दोनों बचपन के ही सहेलियाँ थे, इसलिए मैडम लैन ने मैडम यू से खुद आने के लिए रिक्वेस्ट किया था। मैडम यू भी मान गई थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी, लेकिन शायद आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आ रहा है। इसीलिए तो मैंने पिछले वीडियो में कमेंट, लाइक, शेयर करने के लिए नहीं बोला, तो किसी ने भी कमेंट नहीं किया। अगर आप लोग ही बताओ, अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ या नहीं। अब तो मुझे फैन फिक्शन शेयर करने का भी मन नहीं करता, क्योंकि व्यूज़ आते हैं 200, 300 और लाइक सिर्फ 10 या फिर 12। आप लोग ही बताओ, इससे मैं किसका मूड होगा कि नेक्स्ट फैन फिक्शन एक्सप्लेन करने का। पिछले पार्ट में फ्लैशबैक स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोगों को सुनना है तो प्लीज़ इस वीडियो में ज़्यादा नहीं, कम से कम 30 लाइक और 10 कमेंट तो आप लोग कर ही सकते हो। अगर आप लोगों ने 30 लाइक और 10 कमेंट किया तो फिर ही मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा।
मुझे सच्ची में आप लोगों की साथ की ज़रूरत है यार। आप लोग सुन रहे हो कहानी, लेकिन वोटिंग नहीं कर रहे हो। इस वजह से आज मेरा लंबा पार्ट शेयर करने का दिल ही नहीं किया। खैर छोड़ो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर मन हो तो एक कमेंट करके जाना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो जल्दी जल्दी लाने का।